आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मेरा मतलब नहीं है हिंदूवादी सरकार है कौन सा है, एक प्रॉपर चुनी गई सरकार है दिल्ली में और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। वहाँ की ग्राउंड जीरो की स्थिति को समझने में सरकारी तंत्र नाकाम रहा। पत्थर क्यों मारते हैं वो लोग? क्या किसी हिंदू को आपने पत्थर मारते हुए देखा आज तक? क्या किसी हिंदू को मस्जिद तोड़ते हुए देखा आपने? क्या किसी हिंदू को जो है मंदिर से ऐलान करते हुए देखा कि मुसलमानों छोड़ के चले जाओ? राहुल भट्ट की डेथ होगी, रजनी बला की डेथ होगी, नियात की डेथ होगी, डार की डेथ होगी। दोनों को मार रहे हैं, ये नहीं कि हिंदू को मारे हैं, हिंदू को भी मारे, मुस्लिमों को भी मार रहे हैं। यू आर फाइटिंग फॉर आइदर यू शुड लूज योर लाइफ और यू शुड लूज योर जॉब। हम देख रहे हैं कि सरकार का फेलियर है। कश्मीरी हिंदू को 370 के बाद में जो आशंका थी, जो गवर्नमेंट से उम्मीदें थी, वो खरी नहीं उतरी आज तक। और आज तक 370 के बाद में कश्मीरी जेनोसाइड जो था कश्मीरी हिंदुओं का, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो एक जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। जम्मू कश्मीर विचार मंच जो है उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जो कश्मीरी पंडितों की हालात है कश्मीर के अंदर, उसको लेके ये धरना हो रहा है। तो आप देखिए कि जहां सरकार जो है तमाम दावे कर रही है कश्मीरी पंडितों के लिए, और बीजेपी की सरकार है, 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कश्मीर है उसमें कश्मीरी पंडित जो है उनकी हालत क्या है कि उनका जो मंच है, उनकी जो सोसाइटी है, उसे राहुल भट्ट का नाम लेके और तमाम जो हिंदू मरे हैं वैली के अंदर, उनको लेके जो है धरना हो रहा है। कुछ लोगों से जानते हैं क्या बेसिक मुद्दे हैं, क्या उनकी डिमांड है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। ऐसा है, हमारी संस्कृत में ये मांगे हैं कि जो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहाँ पे हिंदूज हैं, पंडित्स हैं, जो भी है, उनकी सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि रोज़ जो पिछले 2 महीने से हत्याएं हो रही हैं, जो निर्दोष नागरिक हैं वहाँ पे, जो अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं और उनको अपनी मर्जी से जब भी आता है तो उसको ऑफिस में, बैंक में, इवन कोई मजदूर है खेत में काम कर रहा है उसको भी मार रहे हैं। किस नाम पे? सिर्फ एक नाम पे कि वो हिंदू है। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। ये 90 में भी शुरू हुआ था और 90 के बाद जब बीजेपी सरकार ने अब वहाँ के हालात ठीक करने चाहे और एक प्रोसेस में ये था कि धीरे धीरे करके वो वहाँ पे पूरा अमन माहौल पैदा हुआ था। लेकिन ये जो पिछले 1.5 महीने में हालात हुए, इसमें संक्षिप्त में ये चाहते हैं कि वहाँ एक परफेक्ट सिक्योरिटी प्रदान की जाए हर नागरिक को। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो हिंदूवादी सरकार कहा जाता है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू कश्मीर पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित ही वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि 2008 साल हो चुके हैं, 370 हट गई है, उसके बाद भी क्या लगता है कश्मीरी फाइल्स भी बना दी गई ताकि लोगों का जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो दर्द जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, तमाम प्रमोशंस भी हुए। उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों? क्या लगता है, मतलब हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी ऐसा क्यों है? मैं उससे, मेरा मतलब नहीं है हिंदूवादी सरकार है कौन सा है, एक प्रॉपर चुनी गई सरकार है दिल्ली में और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और कश्मीर में भी अच्छा काम किया। जो पिछले 70 साल में काम नहीं हो सके वो काम उन्होंने किया। भारत ने कश्मीर को अपने बीच में मिलाने के लिए जो 370 को हटाया, जो एक टेम्परेरी वो था, उसको हटाने के लिए काम किया। लेकिन उसके बाद सरकार सो नहीं सकती, उसको प्रॉपर एक काम करना है ताकि वहाँ जैसे हालात हमारे दिल्ली में है वैसे हालात उसमें भी हो, कश्मीर में भी हो, हर नागरिक के लिए सुरक्षा हो। जैसे एक वहाँ का लोकल मुसलमान सुरक्षित है। मैं कश्मीरी हिंदू हूँ जो ओरिजिनल वहीं का है, मेरे से कन्वर्ट होके वो मुसलमान बने हैं। मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, कश्मीर का असली बाशिंदा मैं हूँ जो 7,000 साल से वहाँ पे है, कश्मीर भूमि में बैठा हूँ। तो मेरी सुरक्षा वहाँ लोकल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, और सबसे ज्यादा जो वहाँ पे सिविल सोसाइटी है कश्मीरी मुस्लिमों की, ये जो आज के हालात होते हैं ये उनका फेलियर है। तो जैसे कि आपने देखा, एक ये कश्मीरी पंडित हैं जो बता रहे हैं क्या स्थिति है। क्योंकि कहने को तो सरकार जो है वो हिंदूवादी अपने आप को कहती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके बड़ी सियासत भी होती है। लेकिन आज कश्मीरी पंडित जो हैं, मेरे पीछे आप देखिए कि तमाम जो हैं कश्मीरी पंडित वो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो सेफ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कौल है।
मैं चेयरमैन हूँ संपूर्ण कश्मीर संगठन का। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप? जी, क्या नाम है सर आपका? अनूप कौल, चेयरमैन संपूर्ण कश्मीर संगठन। अभी आप लोग जो धरना दे रहे हैं, मेनली किलिंग जो हो रही है वहाँ पे, बीते कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि हिंदू पंडित जो कश्मीरी पंडित है उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों लगता है आपको, किसका फेलियर है ये? क्यों कश्मीरी पंडित सेफ नहीं हो पा रहे हैं? पिक्चर भी बन गई, राजनीति भी हो गई, उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों की जो हालत है वो जैसे की तैसी है, क्यों? इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा इसके अंदर। जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी उस समय थे नहीं, वो जब कंपेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक आह्वान किया था, एक प्रॉमिस किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को जो है कश्मीर के अंदर पुनर्वास करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे और रिटर्न करेंगे। हम बन गए प्रधानमंत्री। उन्होंने फिर बाद में 2019 में 370 और 35 हटा दिया। बहुत बड़ा कदम था, हमने जश्न मनाया इसका, बहुत बड़ा कदम था ये। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की ग्राउंड जीरो की स्थिति को समझने में सरकारी तंत्र नाकाम रहा। 370 हटा दिया, लेकिन क्योंकि वहाँ के बच्चे के अंदर वो 370 घुसा हुआ था कि हाँ मैं 370 के अंदर पैदा हुआ हूँ। और उसका कारण क्या था कि जब इन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करी इस चीज़ को, वो धीरे धीरे जो है वो लावा था, वो ज्वालामुखी बनता जा रहा था। हम लोगों ने इनको कई बार समझाया, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो से हम लोग को रिपोर्ट मिलती थी, फीडबैक मिलता था, सब कुछ होता था कि भाई वहाँ पे सिचुएशन वो नहीं नजर आ रहा है जो आपको नजर आ रहा है। आप समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को। इन्होंने डोमिसाइल ले आए, हम डोमिसाइल के अंदर जो है इन्होंने कर दिया कि सबको जो है वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि जो यहाँ का रेजिडेंट बनेगा। फिर एक और जो इन्होंने कदम उठाया वो था कि रिवोकेशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल, यानी कि जो कश्मीर पंडितों की जमीन जायदाद पे जो कब्जा किया गया था, या जो उस समय डिस्ट्रेस सेल यानी कि जो बेचा गया था उसमें मजबूरी वश, उसको उन्होंने जो कहा था कि हम इसको रिवोक करेंगे। हम कुछ चीज़ें लगातार ऐसी चलती चली जा रही थी। ये टारगेट किलिंग नहीं है, ये इसको मैं बोलता हूँ सॉफ्ट टारगेट किलिंग। इसके अंदर सॉफ्ट वो हो गए कि जैसे बैंक के अंदर मैनेजर था वो मारा गया, ऑफिस के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो मारा गया, स्कूल के अंदर टीचर बैठी हुई वो मारा गया, दुकान में बंदा बैठा हुआ उसको मार दिया। इनको बोलते सॉफ्ट टारगेट। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी पलायन नहीं होना चाहिए। मेरी सबसे पहले ये गुजारिश है सरकार से कि आप जितने भी हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, पहले तो उनको वापस लेके आए जम्मू के अंदर, जिससे कि उनकी जो है वो जान बखौफ सलामत रहे। आज वर्ल्ड के अंदर पूरा जो है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनको वर्क फ्रॉम होम के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जिस कारण से वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रहा है वो है महबूबास, मुफ्तीज और अब्दुल्लास, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। उनको एक चीज बताओ ना कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों जो है आतंक जो है फैलाते हैं बैठ के? नहीं, ऐसे पत्थर क्यों मारते हैं वो लोग? क्या किसी हिंदू को आपने पत्थर मारते हुए देखा आज तक? क्या किसी हिंदू को मस्जिद तोड़ते हुए देखा आपने? क्या किसी हिंदू को जो है मंदिर से ऐलान करते हुए देखा कि मुसलमानों छोड़ के चले जाओ? यही तो कभी नहीं हुआ ना। 370 के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी, यही कहा जा रहा था। भाई खत्म नहीं हुई ना अभी तक। हाँ ठीक है, मस्जिदों से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर तो ऐलान हो रहा है ना। मस्जिदों से ऐलान नहीं हो, जैसे पहले मस्जिदों से ऐलान किया गया था 90 के अंदर कि कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ दो, अपने औरतों को यहाँ छोड़ के चले जाओ। अब वो हालत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो हालात है मैं मानता हूँ कि वो 90 से भी बदतर है। कि हालत बहुत ज्यादा खराब है श्रीनगर में, क्योंकि इस टाइम सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। ये सिलेक्टिव किलिंग हुई थी स्टार्ट में 90 में, उस टाइम बहुत लोग मरे थे, उसके बाद सब भाग गए थे 5-6 लाख लोग। इस टाइम क्या है कि जैसे आपने देखा कि अमरीन भट्ट की डेथ हो गई, राहुल भट्ट की डेथ हो गई, रजनी बला की डेथ हो गई, नियात की डेथ हो गई, डार की डेथ हो गई। दोनों को मार रहे हैं, ये नहीं कि हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू को भी मार रहे हैं, मुस्लिमों को भी मार रहे हैं। हिंदू को इसलिए मारे कि वो हिंदू है, लेकिन मुस्लिम को ये नहीं मारा कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम को इसलिए मारा है क्योंकि वो राष्ट्रवादी नहीं है। उनको लगता है कि जैसे रीना भट्ट थी जो एक आर्टिस्ट थी, वो उनको शरीयत लॉ में अच्छा नहीं लगता उनको ये सब करे, डांस वांस वो सब, इसलिए उसको मारा दिया। या कोई राष्ट्रवादी है उनको मारते हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रवादी है, जो हिंदू की संस्कृति में बिलीव करता है, जो हिंदू को समाधान में बिलीव करता है, उनको मारते हैं। इसलिए ये आप सोचोगे लोकल सपोर्ट था ही, जितने भी मिलिटेंट है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, इट इज अ जहाद। आपको सोचना पड़ेगा, कश्मीर इशू इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट इज अ जहाद। दे आर वेजिंग, पाकिस्तान इज वेजिंग है प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया, और छोटे छोटे पिस्टल दे रहा है उनको यूथों को। अभी हंदवारा में 60 यूथों को उन्होंने पिस्टल गन दे दिए डिस्ट्रीब्यूट के 60,
यानी कि किन को दे दी? जो 14 से 18 साल का जितने भी यूथ है, जिनको ना समझ है ना कुछ है, आपको नहीं पता, वो हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है। ब्रेन वॉश कराया, ब्रेन वॉश करके दे आर हाइब्रिड मिलिटेंट्स। उनको आप गन पिस्टल दे रहे हो, उनको बोलते ये आपका बंदा है, इसको असिस्टेंट करके आ जाओ। आपको ये नहीं पता कौन बंदा है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। यानी कि ऐसा दौर है, एपिक सेंटर इसका पाकिस्तान में है। और जब तक जो जितने भी बंदे वहाँ पे पीएम पैकेज में बैठे हैं, इस टाइम 1200 लोग इस टाइम ट्रांजिट कैंप में बैठते हैं, और 4000 ऐसे कश्मीरी पंडित है जो लोग जितने भी वहाँ पे कश्मीर में रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं। यानी कि उनको कोई सेफ्टी नहीं है। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल चाहते हैं इनको सेफ्टी, मेरे हिसाब से जो डीजी वेद ने भी कहा था, इनको लाइसेंस गन क्यों नहीं देते आप? आपको पता है कि कभी भी कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। मेरे हिसाब से इसका 3 सोल्यूशन है अगर आपको कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या तो यू शुड वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एट देयर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड, या तो unless until people of Kashmir will not going to revolt against militancy, तब दूसरा कंसर्न है। तीसरा ये है कि इनको लाइसेंस गन दो। जब इनको लाइसेंस गन दोगे तभी काउंटर सर्जेंसी होगी कश्मीर में। इससे पहले डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं। इतनी छोटी सी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फ्लेवर है अगर देखा जाए। गवर्नमेंट का देखो, आप सोचो कि आर्टिकल 370 को इन्होंने डिफंक्शनल कर दिया, इससे सारी प्रॉब्लम समाधान हो गई। ये तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था, ये आपने कर दिया, अच्छा थी। आपने आर्टिकल 370 हटा, आपने जो वहाँ पे इंडियननेस क्रिएट करनी थी वो आपने कर दी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि मोदी जी या बीजेपी ने जो बोला है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉइज है, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन या जो बोलते हैं एफिडेविट बनाया गया, जो बॉन्ड बनाया गया, वो कांग्रेस सरकार ने बनाया था। मनमोहन सिंह ने जो है ये पैकेज शुरू किया था। तो मोदी जी, आप इसको चेंज क्यों नहीं कर देते हो? इस बॉन्ड को खत्म कर दो ना। आपने सब कुछ खत्म कर दिया, इस बॉन्ड को भी खत्म कर दो आप। मोदी सरकार के अंदर हमें एक चीज ठीक लगती है, जो ये कि उनकी नीयत साफ है, लेकिन नीति कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। प्लानिंग में प्रॉब्लम है। नीति जो है वो करने वाले नीतिगत जो है वो नौकरशाह करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी नौकरशाह हैं उनको बदल दिया जाए, क्योंकि वो सारे जो है वो इतने करप्ट हो चुके हैं। आप गुजरात का डर ले आओ, यूपी का डर ले आओ, मध्य प्रदेश का डर ले आओ, कहीं का भी का डर ले आओ, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, वहाँ के नौकरशाह को जब तक बदलोगे नहीं, जेएंडके के अंदर शांति नहीं आएगी। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जेएंडके के अंदर शांति आए, क्योंकि इट्स ए मनी मिंटिंग मशीन फॉर देम। कश्मीर जो है, लोग पोस्टिंग करवाते हैं वहाँ पे, मैं ओपन कह रहा हूँ कि लोग पोस्टिंग करवाते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे पैसा मिलता है, करप्शन है वहाँ पे। करप्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो मोदी जी का सपना था करप्शन खत्म हो, नहीं हुआ है। राहुल भट्ट की जो वाइफ थी, उनका स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने सरकार से कहा था कि भाई मेरे जो हस्बैंड है उनको मार दिया जाएगा, इनका ट्रांसफर कर दें। बहुत अफसोस की बात है, सही बात है ये। उसके बाद भी नहीं। उनको जैसे सल्ला भट्ट को बुलाया गया था कि तुम्हारी जो है वो सैलरी आ गई है, तुम आ जाओ, उसके बाद उसको आरी से काटा गया था रेप करने के बाद। सेम चीज जो है राहुल भट्ट के साथ हुआ था कि राहुल भट्ट को बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे बगैर ऑफिस के अंदर काम नहीं चल रहा है, तुम ऑफिस आ जाओ। वो ऑफिस आया बेचारा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वालों, क्योंकि घर में उसके यहाँ बीमार था, कोई अंकल उनका बीमार था, उसकी सेवा में लगा हुआ था, लेकिन ऑफिस वालों ने इतना प्रेशर कर दिया कि तुम आ जाओ ऑफिस। कहीं ना कहीं मुझको अंदर ये लगता है कि शायद वो जो वहाँ का जो भ्रष्टाचार था उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा था, वो इसलिए उसको जो है टारगेट किया गया। मैं इसलिए बार बार होता हूँ, इट्स अ सॉफ्ट टारगेट। आपके दौर में शहीद हुए हैं, उन सबके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए, और परिवार के किसी एक सदस्य जो है कंपनसेटरी अकाउंट में जो है उनको नौकरी दी जाए। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उनका 1947 के बाद एक ही एजेंडा था, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इनके मुद्दे थे। 1947 के बाद ही ये मुद्दे थे, उन्होंने मुद्दे के ऊपर काम किया। लेकिन जो भी कोई पॉलिसी, उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट की कश्मीर में। जैसे पीएम पैकेज थी, पीएम पैकेज की थी, ये बेसिकली मनमोहन सिंह की पैकेज थी। और उसमें क्या था कि वो बॉन्ड लिखते, अगर वो बॉन्ड देखेंगे, दैट इज वायलेशन आर्टिकल 14, इट्स अ वायलेशन आर्टिकल 24, 21, क्योंकि इसमें आपको ये लिखा जाता है कि आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे, यहाँ पे आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब ये यू आर फाइटिंग फॉर either you should lose your life or you should lose your job। नाम काशी आखोन है। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें तमाम चीज़ें देखी गई हैं। राहुल भट्ट की हत्या हुई और तमाम लोगों की हत्या हो रही है। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सरकार का फेलियर है? क्योंकि देखिए 370 भी हट गई,
तमाम कश्मीरी फाइल्स ही बनी, जम के राजनीति हुई है इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडित आज यहाँ धरना देना पड़ रहा है, तमाम जो है किलिंग्स हो रही हैं। क्यों, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि सरकार का फेलियर है। कश्मीरी हिंदू को 370 के बाद में जो आशंका थी, जो गवर्नमेंट से उम्मीदें थी, वो खरी नहीं उतरी आज तक। और आज तक 370 के बाद में कश्मीरी जेनोसाइड जो था कश्मीरी हिंदुओं का, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पे नहीं किया। तो हम सोचते अभी तक 32 साल हो गए हैं, 32 साल के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी की पॉलिसी का जिक्र भी नहीं किया अभी तक। तो इसके लिए हम तो संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज के डेट में जो हमारे टीचर वहाँ पर थे पीएम पैकेज पे, उनको भी वहाँ से मतलब खदेड़ा गया, उनको भी बाहर निकाला गया। तो कमजोरी है ही गवर्नमेंट की, वो ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाए तब से। कि ये हिंदूवादी गवर्नमेंट कहा जाता है, भाई बड़ा हिंदुत्व को करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तमाम ऐसे चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद भी क्या महसूस करते होंगे कि जो हिंदू पंडित हैं कि हिंदू राष्ट्र एक तरह बनाने की बात करी जा रही है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जो हैं उन्हीं को बचाने में असमर्थ है तमाम चीज़ें होने के बाद भी। देखो, ये नहीं कह सकते कश्मीरी हिंदू को असमर्थ है बचाने में, क्योंकि ये पॉलिसी जब शुरू हुई थी मनमोहन सरकार से शुरू हुई थी, तो वो तो यासिन मलिक को तो यहाँ पर बुलाते थे, यहाँ पर मतलब सेंटर में बुलाते थे, स्पेशल एयरक्राफ्ट से उसको वहाँ से लाते थे और यहाँ पर उनका इलाज होता था। इन लोगों ने जो बीजेपी गवर्नमेंट आज की है, तो इन लोगों ने उसको कचहरी में खड़ा करते, अभी वो जेल में है। 8 साल हो गए। इसी तरह से बहुत सारे नेता जो टेररिस्ट नेता वहाँ पर थे, उनके खिलाफ तो केस दायर हो गए हैं। तो और जिनके जो फारूक अब्दुल्ला भी है, जिन्होंने तांडव मचाया, और उसी के टाइम में बहुत सारे मैसेकर कश्मीरी हिंदुओं के वहाँ पर हो गए हैं, उन पर भी नकेल कसी जा रही है और वहाँ पर कोरेशन का खात्मा हो रहा है। और जो एंटी नेशनलिस्ट जो कश्मीर में काम करें, उन पर नकेल कसी जा रही है। तो हमें उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा नकेल कैसे कश्मीरी हिंदुओं का भी सेटलमेंट वहाँ पर हो जाएगा। अभी उस पर बात नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पर बैठे। और हमारे टीचर जो वहाँ पर हैं, जिनको मारा जाता है वहाँ पर मजहब के नाम पर मारा जाता है, धर्म के नाम पर मारा, नॉट ओनली टीचर, अभी बैंक एम्प्लॉय जो विजय कुमार था, जो राजस्थान का था, उसको भी मारा गया वहाँ पर। ये कश्मीरी मुस्लिम समुदाय का एक दायित्व बनता था कि प्रोटेक्शन देना और सड़कों पर आना। वहाँ पर वो जबानी ज़ाब्र खर्चा करते हैं, वहाँ पर सारे हिंदुस्तान को वो धोखा दे रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट करते हैं। उनको आना चाहिए था, आज भी उन्होंने वही क्या जो 90 में हुआ, उनको सड़कों पर आना चाहिए था, उनको इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और लोगों के समर्थन में काम करना चाहिए था। वहाँ पर उनको निशानदेही करनी चाहिए थी। जो टेररिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, जिनको टेररिस्ट ऐसे हैं, वो जमीन से तो नहीं आते हैं, किसी हवा में भी नहीं आते, किसी के घर में ही होते हैं ना, वो आके मार के किसी घर में छुप जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर आसपास रहते हैं, तो उनका दायित्व बनता था उसको आइडेंटिफाई करना और उसको आर्मी के हवाले, पुलिस के हवाले करना। तो ये कहने मतलब ये कहा जा सकता है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो साथी थे, जैसे आप लोग वहाँ रहे होंगे किसी टाइम पे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोगों ने बायकॉट कर लिया आप लोगों से, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वो बायकॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग मिलिटेंसी को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो पहले मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, वो मिलिटेंसी को, टेररिज्म को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपोजिशन नहीं किया। उन्होंने उनको रोका नहीं, वो उनको संघर्षण दिए हैं, घरों में बिठा रहे हैं। तो वो उनका रवैया जो है वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली हमें आज तक दिखने में नहीं आई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके व्यवहार में तब्दीली नहीं आई है। जो मिलिटेंट हैं उनको वो जो लोकल लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो जो तमाम आप विचार सुन रहे थे, इन विचारों के तहत अपनी राय आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।